आप सभी का स्वागत है ग्रांट प्रपोजल राइटिंग के आज के दूसरे चरण में। कल जैसा कि हमने बहुत सारी जानकारियां आपको दी थी, ग्रांट प्रपोजल राइटिंग सीखना क्यों जरूरी है, मैं एक बार फिर से अपनी बातों को रिपीट करना चाहूंगा कि आप ग्रांट प्रपोजल राइटिंग जैसे जो मेन कंसेप्ट है, इसके लिए किसी भी थर्ड पर्सन पर डिपेंडेंट मत होइए। आपको किसी भी थर्ड पर्सन पर डिपेंड होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? उसका कारण है, अपने काम के बारे में आपसे ज्यादा बेहतरीन कोई नहीं जानता। याद रखिएगा, जब हम कहीं भी देखिए, ग्रांट प्रपोजल क्यों लिखी जाते हैं। हम जब किसी भी सीएसआर संस्थान से, हम किसी भी गवर्नमेंट जो है विभाग से, हम जब ग्रांट लेने का प्रयास करते हैं, डोनेशन लेने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए ग्रांट प्रपोजल राइटिंग की जाती है। ऑब्वियस सी चीज है कि जब हम किसी भी ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। पहला पार्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन है ना, हमारा डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड होना चाहिए। दूसरा पार्ट हमारी वर्किंग, यानी कि हमारा एक्टिविटी प्रोफाइल बहुत सॉलिड होना चाहिए। तीसरी चीज क्या चीज मायने रखती है आपका, तीसरी चीज क्या मायने रखती है आपका अपना जो है, अरुण एएफ सर, आपका परिचय दीजिएगा प्लीज। चलिए, तीसरी जो चीज मायने रखती है वो मायने रखती है, मैं अपनी बात को वापस रिपीट करता हूं, प्लीज बीच में कोई भी अब डिस्टर्ब ना करे। इस ग्रुप की मैं चैटिंग बंद कर देता हूं। चलिए, यस, मैं बात कर रहा था, हम प्रपोजल राइटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ग्रांट लेनी है, और ग्रांट लेने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? संस्था का प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, है ना, डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए, और जो है संस्था की टर्नओवर अच्छी होनी चाहिए। देखिए, काम अच्छा करेंगे, टर्नओवर अच्छी हो जाएगी, है ना। उसके बाद संस्था का जो प्रपोजल है वो इफेक्टिव होना चाहिए। ये चार चीजें मेन होती हैं। याद रखिए, चार चीजें मेन होती हैं। पहली चीज डॉक्यूमेंटेशन। राष्ट्रीय जो महासंघ लगातार आपको सिखाता आ रहा है, चैनल पर लगातार वीडियोस अवेलेबल हैं। जनवरी 1 से लेकर जनवरी 30 तक की वीडियो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे दी गई थी। उसे आप चाहे तो चैनल पर जाकर, हमारी एक प्लेलिस्ट है केसबुक सीरीज 1, उस पर जाकर भी आप उसे चेक कर सकते हैं। वहां से डायरेक्टली वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वहां से कंप्लीट हो गया। चलिए, आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको हमेशा निर्धारित करता रहता है, दिशा निर्देशित करता रहता है कि आप समय समय पर ये एक्टिविटीज, ये काम करते रहिए। यानी कि सालाना जो हम बात करते हैं हमारी एक्टिविटीज की, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कहता है कि कम से कम पर वीक एक एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी संस्था में। पर वीक एक एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी संस्था में। यानी कि अगर हम साल की बात करें, मोर देन 50 एक्टिविटीज। 48 तो हो ही जाता है, 12 फोर जा 48, है ना। जितने वीक्स होते हैं उसके हिसाब से 52 वीक्स होते हैं हमारे पूरे थ्रू आउट द ईयर। तो 50+ हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने हमारे 12 प्रोग्राम होने चाहिए। तो आप जो है ग्रांट में कहीं भी आवेदन करते हैं तो आपकी ग्रांट जो है कंसिडर हो सकती है। बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, हमने ठीक कर लिया, एक्टिविटीज हम अपनी सुधार ली। फिर बात करते हैं टर्नओवर की। टर्नओवर कैसे ठीक होगी? यार, जितना काम आप करते जाएंगे, जितना खर्च आप करेंगे, पैसा भी तो कहीं ना कहीं से आएगा। जब आप समाज में काम करेंगे, समाज से सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा ना। ठीक है, डोनेशन के लिए बात वर्क कीजिए, क्राउड फंडिंग पे काम कीजिए, है ना, पब्लिक फंड पे काम कीजिए। ये जो टर्नओवर आपके पास होती जा रही है, जो ट्रांजेक्शन आपके पास होती जा रही है, ये बनती है आपकी टर्नओवर। और चौथी चीज जो सॉलिड होती है वो होता है फिर आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल। और याद रखिए, आपको आपकी संस्था के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। सबसे अच्छे तरीके से बेहतरीन आप अपनी संस्था के बारे में जानते हैं। तो आपने जो चीज आप लिख सकते हैं, जो अपने बारे में आप बता सकते हैं, वो कभी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। इसलिए आपका ही स्वयं से प्रपोजल लिखना बहुत जरूरी बन जाता है। आज मान लीजिए आप किसी प्रोफेशनल को, किसी कंसल्टेंट को अपना प्रपोजल राइटिंग के लिए अपनी फाइल दे देते हैं, वो क्या लिखेगा? वो सिर्फ उतना ही लिखेगा जितना आप उसे अपनी संस्था के बारे में बताएंगे। और याद रखिए, जिस जीवन को आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जी चुके हैं, उस जीवन का मतलब क्या है? आपके संस्था का जीवन चक्र, है ना। जिस जीवन को आप जी चुके हैं, उसे आप 1, 2, 3 घंटे में नहीं बता सकते किसी को। और पहली बात, कोई कंसल्टेंट जब आपसे प्रपोजल राइटिंग के लिए आपकी फाइल लेता है, तो क्या वो आपसे 1, 2, 3 घंटे बात करके पूछता है आपकी संस्था क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं आप? नहीं। वो कहता है जी डॉक्यूमेंटेशन भेज दो, एक्टिविटी प्रोफाइल भेज दो, मैं प्रपोजल लिख देता हूं, दैट्स इट। तो क्या वो प्रपोजल कभी बेहतरीन हो सकता है?
अगर आपका जवाब यस है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर आपका जवाब नो है कि नहीं सर, बिना हमारी अच्छी जानकारी दिए कोई बिना हमें जाने हमारे बारे में अच्छा प्रपोजल कभी लिख ही नहीं सकता, अगर आप इस बात से सहमत है तो नो टाइप कर दीजिए फटाफट। अगर आप जानते हैं, अगर आप मानते हैं कि नहीं, कोई भी व्यक्ति आपके अलावा आपसे बेहतरीन प्रपोजल आपका नहीं लिख सकता, तो चैट बॉक्स में फटाफट नो लिख दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जो आपको जानता नहीं हो, जिसने आपकी संस्था में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया हो, जिसको आपकी संस्था में कभी इनरोल नहीं हुआ हो, जिसने जो कभी आपकी संस्था को जानता ही नहीं है, क्या वो आपके लिए अच्छा प्रपोजल लिख सकता है? अगर जवाब नहीं है तो नो टाइप कर दीजिए, दैट्स इट। इस चीज को बखूबी रूप से नोट डाउन कर लीजिए कि कितने भी पैसे आप खर्च कर लीजिए, कोई भी आपका प्रपोजल सही तरीके से नहीं लिख सकता, क्योंकि जिस जीवन को आपने जिया है उसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रपोजल राइटिंग सीखना जरूरी हो जाता है। आज का सेशन, माफी चाहूंगा कि लगभग हमारे पास जो बचे हुए 20-30 मिनट बचे हैं उतने ही देर का रहेगा, लेकिन मैं उन लोगों से भी माफी चाहूंगा जो आज टेक्निकल किसी भी कारण से जो है इस मीटिंग में नहीं जुड़ सके, और उनका भी नुकसान ना हो, इसलिए आज सिर्फ उतनी ही बातें संबंधित आपको बताई जाएंगी। और फिर से, जैसे आज का दिन आपको लगा है कि शायद हमारा वेस्ट हुआ, तो दिमाग बिल्कुल भी मन में गम मत लेकर आइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी एक अच्छी सी पॉलिसी है, हम आपका कभी भी एक समय बर्बाद नहीं करना चाहते, हम आपके इस कीमती समय को कोई बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए आपकी प्रपोजल राइटिंग की जो क्लास है, जो 25 से 30 चल रही थी, वो कल का दिन और आज का दिन मिलाकर जो है 2 मई तक वापस एक्सटेंड कर दी गई, यानी कि 2 दिन और बढ़ा दिए गए उसमें। निश्चित रहिए, एक भी दिन का नुकसान नहीं होने दूंगा मैं आपका, एक भी दिन का नुकसान नहीं होगा आपका। आप यहां पर प्रपोजल राइटिंग सीखना है, आप बेहतरीन प्रपोजल राइटिंग सीख कर ही जाएंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, कुछ हमारे साथ आज नए साथी भी जुड़े थे, टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद वो नहीं जुड़ पाए हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा। जो नए साथी सुन रहे होंगे इन वीडियोस के माध्यम से, वो इनरोल करना चाहें अपने आप को इनरोल कर लीजिएगा। आपको आज और कल का फिर से मौका दिया जा रहा है एनरोलमेंट का। अब बात करते हैं प्रपोजल राइटिंग होती क्या है। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मैं आपका समय बेकार करूं, देखिए बहुत कीमती आपका समय, शायद सबके पास वो समय नहीं था, शायद सब अपनी संस्था में कभी भी जो है सक्सेस नहीं होना चाहते, जो सक्सेस होना चाहते सिर्फ उन लोगों ने डिसीजन लिया है यहां जुड़ने का। आज इस प्लेटफॉर्म पर हमारे, अगर मैं जीमेट की बात करता हूं, जीमीट पर देख लीजिए, हमारे जो हमारा जूम मीटिंग ऐप पर देख लीजिए, और जो मेरा एक मोबाइल है राजर पे वाला जो हमारा ग्रुप है उस पर देख लीजिए, इन तीनों ग्रुपों में मेरे सामने आप लोग करीबन जो है लगभग अब 50+ नहीं तो नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ लोग बाकी हैं। मैंने कल बताया था आपको, कल 37 लोग थे हमारे साथ, ठीक है। आज कुछ लोग और बड़े हैं, लेकिन मुझे पता है आज अटेंडेंस काफी कम है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था आपका, है ना। तो लगभग लगभग हमारे 50+ लोग अगर इस प्रपोजल राइटिंग को सीखने आए, दैट मीन्स कि वो अपनी संस्था में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, वो अपने जीवन में सक्सेस होना चाह रहे हैं। बाकी के लोग उसी दौड़ में लगे हुए हैं, कहीं से कुछ मिल जाएगा, बिना मेहनत किए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता साहब, और बिना मेहनत के लिए जो रिस्क लेना पड़ता है वो बड़ा बेकार होता है। मैं बड़ी स्पष्ट शब्दों में एक बात कहता हूं कि जब आप 100 जगह आवेदन करते हैं तब कहीं एक जगह बात बनती है। तो अगर एक कंसल्टेंट से आप प्रोजेक्ट लिखवाने के लिए चले जाइए, अगर वो 10,000 रुपए चार्ज कर रहा है, तो 100 आवेदन करने के लिए साल भर में कितना खर्च हो गया आपका। और यकीन मानिए, मैं कहता हूं कि 100 आवेदन करने पर आपको जो है एक जगह आपकी बात बनती है, उसका उसके पीछे एक विशेष कारण भी है। क्योंकि यहाँ जो मेरे सामने अभी ये 32-33 पार्टिसिपेंट जो भी दिख रहे हैं मुझे इस समय, जो जुड़े हुए, कुछ लोग टेक्निकल नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, जितने लोग मुझे यहाँ पर जुड़े दिख रहे हैं, मैं यकीन से कहता हूं कि इनमें से मात्र मात्र और मात्र 10 या 20% लोग हैं जो ढंग से सीखेंगे। क्यों? ये ह्यूमन टेंडेंसी है। 100 में से 20 लोग उस चीज को कंप्लीट करते हैं, एक ह्यूमन टेंडेंसी बनी हुई है। 100 लोग जब काम शुरू कर रहे होते हैं ना, वो काम शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरा सिर्फ 20 लोग करते हैं, 80 लोग उस काम को बीच में छोड़ देते हैं। ये भी एक काम है, आपने सीखना शुरू किया आज से, इसको 80 लोग सीखेंगे, सॉरी 80 लोग जो है नहीं सीखेंगे, बीच में छोड़ देंगे। आज फलानी जगह काम आ गया, कल कहीं और इन्वॉल्व हो गए, कहीं परसों कहीं और बिजी हो गए जी, आज हमारे घर में ये काम आ गया था, मैं अभी ड्राइव कर रहा था, मैंने सुन लिया था लेकिन ध्यान नहीं दे पाया, वट जो भी रहा हो। तो
तो आपको तय करना है, आपके रिस्पॉन्स है कि आप उस 20% कैटेगरी में जाना चाहते हैं जो लोग जिस काम को ठान लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं, या उन 80% लोगों की कैटेगरी में जाना चाहते हैं जो लोग काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आप 80% वालों में से हैं तो 80% 80 लिख दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर आप 20% वालों में से तो 20 लिख दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में, मुझे पता लग जाए आप लोग जिंदा भी हैं, है ना। प्लीज चैट बॉक्स में फटाफट, अगर आप वो 80% लोग हैं जो काम को पूरा नहीं करते हैं तो 80 टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। और अगर आप काम को पूरा करने की भावना के साथ यहां पर सीखने के लिए जुड़े, यानी कि आप अगर सीखने आए तो दिल से सीखने आए, पूरा करके ही सीखेंगे, सीख के ही छोड़ेंगे इस चीज को, तो 20 लिख दीजिए फटाफट, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ 20% होते हैं जो लोग काम को पूरा करने की ज्वलनशीलता के साथ आते हैं ना, वेरी गुड, तो वो लोग सिर्फ 20% होते हैं। और अपने को इस 20% में रहना है। जिनका जवाब नहीं आया मैं उनको मान लेता हूं कि वो 80% में रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, प्रपोजल राइटिंग, कैसे प्रपोजल लिखा जाता है। हमारे साथ बहुत सारे, अभी एक ग्रुप हमारे पास यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो हमारे पुराने जो हमारे कैंडिडेट्स थे, जो हमारा पिछला ग्रुप था, पिछला बैच था, उस बैच से भी काफी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म जो है मैंने मर्ज किए हुए, इसलिए मैं यहाँ पर अभी किसी को अलाउ नहीं करूंगा अनम्यूट करने के लिए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो वो लोग पिछले सेशन में सीख चुके हैं वो अपने आप डिफरेंस बताएंगे कि क्या हमारी पिछली क्लासेस में वही चीज आपको मिली थी जो मतलब पिछली बार भी आपको वही चीज मिली थी जो इस क्लासेस में मिल रही है। बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंस दिखेगा। लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे सवाल कि क्या पिछले सेशन में आपने यही सीखा था, बिल्कुल भी नहीं। आप हर बार कुछ नया सीखेंगे। कभी मत सोचिएगा कि सर ने दोबारा कोर्स लॉन्च किया शायद पिछले वाला ही सिखा देंगे, वही चीजें रिपीट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हर वक्त कुछ नया होता है, हर पल मार्केट चेंज हो रही है, हर पल मार्केट में कुछ नया आ रहा है, तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। और अपग्रेड होना है तो लगातार सीखना पड़ेगा, चाहे वो टॉपिक आपके पास 50 बार रिपीट होके क्यों ना आए, सीखना पड़ेगा। और अगर पैसा, देखिए सीख रहे हैं तो पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च होने से बचाना है। मैं फिर से तरीका बता रहा हूँ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अपना चैनल है द एनजीओ गुरु, उस पर जाइए, अपने मित्रों दोस्तों सब्सक्राइब अपने ग्रुप्स वगैरह में जाकर जो है उससे कहिए लोगों से कि वो सब्सक्राइब करें। वहां पर और बहुत सारे एनजीओ हैं, उनको आप कहिए कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। सब्सक्राइबर 10,000 प्लस कर दीजिए, फेसबुक सीरीज वापस शुरू हो जाएगी, फ्री सीखना आप वहां पर शुरू कर दीजिएगा वापस। फिर पेड कोर्सेज मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, मेरा शौक नहीं है पेड कोर्सेज देना, आप लोगों का बिल्कुल पैसा खर्च करवाने का शौक नहीं है मेरा। ठीक है, आप सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, 8,500 कुछ है लगभग, 10,000 करने हैं, 1,500 की जरूरत है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारे हमारे एनजीओ वाले ऐसे होंगे जिनके पास स्कूल कॉलेज चल रहा है, तो वो चाहें तो उनके लिए एक दिन का काम है ये। लेकिन अगर आप दिल से कुछ करना चाह रहे होंगे तो, और आपको अगर पैसा खर्च करने में मजा आता है, मैं हर बार कुछ नया लेके आऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। हमारा सेशन क्या है, प्रपोजल राइटिंग कैसे करते हैं। प्रपोजल दो प्रकार के लिखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के प्रपोजल होते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए फटाफट, पेन कॉपी निकाल लीजिए फटाफट, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। दो प्रकार के प्रपोजल हैं। पहला, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट। पहला कौन सा है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट, लिख लीजिए फटाफट। स्टैंडर्ड प्रपोजल, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट। चैट बॉक्स में देता जा रहा हूं मैं आपको। पहला कौन सा है आपका, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट, नोट डाउन कर लीजिए, चैट बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं समझ में आया है लिख लीजिए, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट। दूसरा, जनरल प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट, नोट डाउन कर लीजिए, जनरल प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट। अब दोनों फॉर्मेट में अंतर क्या है, दोनों फॉर्मेट में अंतर क्या है। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट जो होता है आपका, वो होता है जब कोई कंपनी, कोई फंडिंग एजेंसी आपसे किसी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर, आपसे किसी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्मेट में, किसी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपसे जब प्रपोजल मांगती है तो उसे लिखा जाता है
वो होता है हमारा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल। वो होता है हमारा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल। याद रखिएगा, दो प्रकार के प्रपोजल फॉर्मेट होते हैं, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूं। दो प्रकार के प्रपोजल होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट और एक होता है जनरल फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा कौन सा है? जिसके अंदर हम किसी भी कंपनी के द्वारा मांगे गए आवेदन प्रारूप में, जब कोई कंपनी हमसे प्रपोजल राइटिंग मांगती है, हमसे प्रपोजल मांगती है, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, कि भाई आपको ऐसा 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 हमें प्रपोजल लिख के देना है, या फिर एक वो ड्राफ्ट कॉपी दे देती है हमें कि भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए। तो वो उनके द्वारा पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट दिया जाता है, उसके अंदर प्रपोजल लिखा जाता है। तो एक हो गया आपका स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट। दूसरा हो गया जनरल प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट। जनरल प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्ड की हम दोनों चीजों को सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे हम दोनों चीजों को, लेकिन दोनों चीजों में से सिखा पाना किसको आसान होगा? स्टैंडर्ड को सिखा पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? हर एक कंपनी का अपना अपना एक डिमांड लेटर होता है, हर एक कंपनी का अपना अपना एक परफॉर्मा होता है। तो शायद वो सारे परफॉर्मे मैं आपको अलग अलग नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं आपको जनरल प्रपोजल जरूर सिखा सकता हूं, जिसके अंदर वो शायद शायद उन सारे टॉपिक्स को हम क्लियर कर जाएंगे। तो जनरल प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट क्या कहता है? नोट डाउन कर लीजिए, जनरल प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर तीन चीजें आती हैं। तीन चीजें आती हैं जनरल प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट के अंदर, तीन चीजें आती हैं। नोट डाउन कर लीजिए, कौन कॉपी और पेन आपका निकाल लीजिए फटाफट। उसके अंदर तीन चीजें समावेशित होती हैं। पहला, कौन सी है पहली चीज? वो है आपका कवर लेटर। क्या है वो? आपका कवर लेटर। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। दूसरा, आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल। क्या है आपका? दूसरा प्रोजेक्ट प्रपोजल। पहली चीज होती है कवर लेटर, दूसरा होता है आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल, और तीसरी चीज क्या होती है उसके अंदर? आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तीसरी चीज क्या होती है आपकी? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखिएगा, मैंने चैट बॉक्स में साथ साथ शेयर करता जा रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है? जब कोई कंपनी किसी जो है ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत आपसे एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपसे प्रपोजल मांगती है, वो कहलाता है आपका स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट। ठीक है, उसे समझा पाना, उसे सिखा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां हमें डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के स्टैंडर्ड जो प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट हैं उन सब पे वर्क करना होगा, है ना। और ये बहुत ये जो छोटा समय हमारे पास, जो मीटिंग का हमारे पास जो टाइमिंग है, हमारे पास जो हम जिस वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं, इसका जो टाइमिंग है बड़ा लिमिटेड है। यहाँ हम सारी चीजों को नहीं सीखते, क्योंकि अगर हम बात करें तो मेन फॉर्च्यून 500 की, तो मेन फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से लगभग लगभग 150 से ज्यादा, 180 से ज्यादा एजेंसी जो है उनके स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट है, वो अपने ही फॉर्मेट में मांगती हैं। जैसे आपने देखा होगा एसबीआई का, आपने देखा होगा जब आप ग्रांट एप्लीकेशन करते हैं तो उसके अंदर ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, भाई ये जानकारी दीजिए हमें प्रपोजल के बारे में, वो उन्होंने पूछी गई होती है उनके द्वारा स्पेशली, तो उसी में भरना होता है। एचसीएल को देख लीजिए, उसी में पर्टिकुलर प्रपोजल फॉर्मेट मांगा होता है उन्होंने, है ना। तो जितनी भी टॉप मोस्ट एजेंसीज हैं उसमें से 40% एजेंसीज के स्टैंडर्ड प्रपोजल फॉर्मेट होते हैं, जिनको सीख पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है, एक लिमिटेड फाइनेंस के अंदर, एक लिमिटेड खर्च के अंदर मैंने आपको एक लिमिटेड जो है जानकारी प्रोवाइड करनी, लेकिन वो जानकारी लिमिटेड ना हो, वो अनलिमिटेड हो जाए। तो उसके लिए हम कहां वर्क करेंगे? जनरल प्रपोजल फॉर्मेट पर। किस पर वर्क करेंगे हम? जनरल प्रपोजल फॉर्मेट पर। जनरल प्रपोजल फॉर्मेट क्या होता है? इसके अंदर तीन चीजें समावेशित होती हैं, एक आपका कवर लेटर, दूसरा होता है आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल, और तीसरे होते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये तीन चीजें होती हैं। यहां पर हम तीनों चीजों को सीखेंगे फटाफट, लेकिन प्रपोजल फॉर्म जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है, जब हम उसको सीखेंगे तो हम उसको इस वे में सीखेंगे कि हम किसी भी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट को भर सकें। बात आ गई समझ में? कि हम ये जो जनरल चीजें हैं, जनरल प्रोजेक्ट प्रपोजल है, इस फॉर्मेट को हम इस प्रकार से सीखेंगे कि स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल इसमें ऑटोमेटिकली कवर आ जाएगा। बात आगे समझ में आपके? अगर आपके समझ में आ गई, यस लिख दीजिए फटाफट, चैट बॉक्स में आइए फटाफट यस टाइप कर दीजिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो। चैट बॉक्स में आइए और फटाफट यस टाइप कर दीजिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो। वेरी गुड। जिनको समझ में नहीं आई है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोजेक्ट प्रपोजल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट और जनरल प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट। दो फॉर्मेट में लिखा जाता है आपका प्रपोजल। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट क्या होता है? जो कंपनी प्रोवाइड करती है। जनरल प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट क्या होता है? जैसा हम चाहें वैसा लिख सकें, है ना। तो हम आज बात करेंगे, हम जो इस सेशन के अंदर सीखेंगे वो सीखेंगे जनरल प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड और हमें ज्ञान अनलिमिटेड पाना है। तो हम जनरल प्रपोजल फॉर्मेट पे काम करेंगे।
अगर हमने इसको बारीकी से सीख लिया तो हम स्टैंडर्ड को ऑटोमेटिकली भर पाएंगे, चाहे वो कितनी ही बड़ी कंपनी का क्यों ना हो। और लाइव सिखाएंगे हम लोग, लाइव सीखेंगे आप लोग इस चीज को। और यकीन मानिए कि जिस चीज को आप यहां पर 2,999 रुपए में प्राप्त करने जा रहे हैं, इस ज्ञान के लिए, इस ज्ञान के लिए लोग एक प्रपोजल राइटिंग का 10,000 से लेकर 15, 25, 20, 30,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। कंसल्टेंट इन छोटे छोटे प्रपोजल्स के लिए, ये जो प्रपोजल्स मैं आपको आज लिखना सिखाऊंगा, जब आप सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत छोटी चीज हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं छोटे छोटे प्रपोजल्स, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं छोटे छोटे प्रपोजल, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो वो चीज आपके लिए बड़ी छोटी हो जाती है। अभी तक सबसे बड़ी परेशानी है ये एनजीओ के लिए सेक्टर की, प्रपोजल कैसे लिखें। लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो बड़ी छोटी सी परेशानी हो जाएगी, बस प्रपोजल लिखना है, अभी करते हैं तैयार, क्यों, आप सीख चुके हैं, है ना। तो ये बड़ी परेशानी बहुत आसानी से आप सबकी सॉल्व हो जाएगी। और ये इतनी बड़ी चीज आपको मात्र 2,999 अगर मिली है तो यकीन मानिए आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत सुपर डीलिंग लिया आज आपने। आप एक बहुत बड़ी चीज को, यानी कि अगर आप 10 प्रपोजल लिखवाने चले गए तो आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया कंसल्टेंट के पास। अगर आपने 100 लिखवा लिए तो आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया, और वो चीज आपको मात्र 2,999 में मिली है आज। तो आपने जो फैसला लिया उसके लिए आप सभी का बहुत बार, बहुत जो है दिल से मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, सबका वेलकम करता हूं कि आपने अपने लाइफ का एक बेहतरीन डिसीजन लिया है कि हमें प्रपोजल राइटिंग सीखनी है। मानता हूं इसके लिए आपने कुछ आप देखिए, आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया होगा, इस 2,999 रुपए के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा। जो लोग अब जुड़ना चाहते हैं, जो लोग हमारी वीडियोस को देख के सीखना चाहते हैं, उन्हें शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 2,999 नहीं होगा, किसी से उधार लाने पड़ेंगे, ऑनलाइन डालने का सिस्टम नहीं होगा, किसी से कह के डलवाना होगा, कोई बात नहीं। लेकिन यकीन मानिए कि ये आपकी 2,999 रुपए की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले 1 साल के अंदर आपके लाखों रुपए बचा के छोड़ देगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे वादा लिया है कि आपको ये जो सेशंस हैं दिल से सीखने होंगे, और ये होमवर्क जो इसमें दिया जाएगा रोज, वो होमवर्क जरूर कंप्लीट करना होगा। अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो फटाफट चैट बॉक्स में रेडी लिख दीजिए, चैट बॉक्स में रेडी लिख दीजिए फटाफट। अगर आप इस चीज के लिए रेडी हैं कि हाँ सर बिल्कुल हम होमवर्क करेंगे, ठीक है, और इसको बकायदा सीखेंगे, तो फटाफट रेडी टाइप कर दीजिएगा। वेरी गुड। चलिए जी, कहते हैं कि पहला जो हमारा टॉपिक था, मैं वापस अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। हम जो प्रपोजल राइटिंग सीख रहे हैं, जनरल प्रपोजल राइटिंग, जिसके अंदर पहला फॉर्मेट जो आता है वो आता है हमारे कवर लेटर का। तो कवर लेटर के अंदर पहला चीज हमारी क्या, कवर लेटर। ये क्या है, ये आपके तन के कपड़े हैं, याद रखिएगा। कवर लेटर क्या है, वो आपके तन का कपड़ा है। आप किसी कंपनी में जा रहे हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, आप किसी कंपनी में जा रहे हैं जॉब पाने के लिए, आप अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं कोई सामान बेचने के लिए, और फर्ज कीजिए कि आपने मैले कुचैले फटे कपड़े पहन रखे हैं, तो आपका इंप्रेशन कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा, गुड होगा या बैड। फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए, गुड होगा या बैड। अगर आपके फटे नुचे गंदे कपड़े हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हो, आप दुकान पे सामान बेच रहे हो, आप कंपनी में अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो वो आपके लिए, वो जो आपका जो पहला इंप्रेशन होगा, जिस जिस वे में आपको लोग देख रहे हैं, वो अच्छा होगा तो गुड लिख दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये इंप्रेशन तो बैड होगा, तो बैड लिख दीजिए फटाफट। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, बैड इंप्रेशन होगा तो कहते हैं ना, एक बड़ी कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यकीन मानिए जब हम प्रपोजल राइटिंग करते हैं उसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है कवर लेटर, और अगर ये सही तरीके से फॉर्मेटेड नहीं है तो हमारा पहला इंप्रेशन ही क्या होगा, बैड। क्या होगा हमारा पहला इंप्रेशन, बैड। तो इसको बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको बड़ी बारीकी से समझना हमें। फर्स्ट इंप्रेशन हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है। इसके लिए कवर लेटर को ध्यान से समझ लीजिएगा। सिंगल पेज की चीज होती है, कितने पेज की चीज होती है, सिंगल पेज की। लेकिन अंदर जो आपने पूरी मेहनत करके 10, 20, 50 पेज के आपने जो है प्रपोजल लिख रखा है, आपने 10, 20, 100 पेज आपने अपनी संस्था के बारे में दिए हुए, डॉक्यूमेंटेशन, एनजीओ प्रोफाइल, ये वो सब कुछ इसी पेज पर टिका हुआ है। इस पेज को अगर आपने इंप्रेसिव बना लिया तो व्यक्ति अंदर के पेजों में झांकना पसंद करेगा। अगर आपने इस पेज को गलत बेकार बना दिया तो व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा, उस फाइल को डस्टबिन में फेंक देगा। क्या करना है अब, प्रपोजल राइटिंग के दौरान जब हम एक कवर लेटर तैयार करते हैं, उसके अंदर
जो चीजें आती हैं वो चीजें फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए। पेन कॉपी रेडी रखा कीजिए, जब भी आप मीटिंग में जुड़े पेन कॉपी रेडी रखिए, कुछ ना कुछ नई चीज बताता रहूंगा डेली। सबसे पहले, सबसे पहला जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है एप्लीकेंट का। एप्लीकेंट इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। एप्लीकेंट इंट्रोडक्शन यानी कि आपका एनजी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन। इस कवर लेटर के अंदर क्या चीज होती है? सबसे पहली चीज होती है आपकी संस्था का इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या होती है? साथ साथ मैं आपके लिए टाइप भी करता जा रहा हूं, जो कि चैट बॉक्स में आपको चीजें मिलती रहेंगी। पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेंट या ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज क्या होती है? आपका प्रपोजल, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ध्यान रखिएगा, प्रपोजल तो बहुत बड़ी चीज है ना। प्रपोजल तो बहुत बड़ी चीज है, प्रपोजल के अंदर बहुत सारी चीजें लिखते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसमें से मेन चीज क्या आएगी? आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोजल, है ना। बड़ी ही बारीकी से समझिएगा इन चीजों को। पहली चीज जो इसके अंदर समावेशित होती है वो होती है एप्लीकेंट का इंट्रोडक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज जो होती है इसके अंदर वो डाली जाती है द प्रोजेक्ट प्रपोजल, और उसमें से द प्रोजेक्ट प्रपोजल का मतलब पूरा प्रोजेक्ट नहीं, द प्रोजेक्ट प्रपोजल का मतलब है आपका ऑब्जेक्टिव, उस प्रपोजल का जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है आपका वो डाला जाएगा इसके अंदर। तीसरी चीज क्या डाली जाती है? द अमाउंट ऑफ फंडिंग रिक्वेस्टेड, अमाउंट ऑफ फंडिंग रिक्वेस्टेड, नोट डाउन कर लीजिए। अमाउंट ऑफ फंडिंग रिक्वेस्टेड, कितना अमाउंट आप चाहते हैं। आपने अपने प्रपोजल के अंदर कितने का प्रपोजल बनाकर दिया हुआ है, ये बाहर कवर पे ही दिखाना होता है, इस कवर लेटर में ही दिखाना होता है। अमाउंट ऑफ फंडिंग रिक्वेस्टेड, ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपको इस आपके इस कवर लेटर के, सॉरी हाँ, आपके इस कवर लेटर में जो है होनी चाहिए। बारीकी से सीख लीजिए इन चीजों को। चौथी चीज क्या होती है? प्रपोज्ड पॉपुलेशन। चौथी चीज क्या होती है? प्रपोज्ड पॉपुलेशन, यानी कि आपके टारगेट बेनिफिशरीज क्या होते हैं? वो आपके टारगेट बेनिफिशरीज, वो भी आपको यहां मेंशन करने होते हैं। और आप, लास्ट चीज जो उसके अंदर होती है वो होती है व्हाट यू ऑट टू डू, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का प्रपोज इंटरवेंशन। बड़ी ध्यान देने योग्य चीज है, मैंने चैट बॉक्स में दिया है आपको, चेक कर लीजिए फटाफट, चेक कर लीजिए फटाफट। आपने जो लिखा है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली चीज, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का जो है इंट्रोडक्शन आपको देना होता है। दूसरी चीज जो देनी होती है वो आपको अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल देना, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव देने होते हैं इस कवर लेटर के अंदर। तीसरी चीज जो हमें देनी होती है वो अमाउंट ऑफ फंडिंग रिक्वेस्टेड देना होता है, कि आपका जो है कितना अमाउंट आप चाहते हैं। और प्रपोज्ड पॉल्यूशन पॉपुलेशन, सॉरी, आपकी टारगेट बेनिफिशरीज, यानी कि आपके जो है वो टारगेट बेनिफिशरीज क्या रहेंगे। और जो पांचवी चीज होती है व्हाट यू ऑट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, आपका प्रपोज इंटरवेंशन क्या है, आप क्या किस चीजों में क्या हस्तक्षेप करने वाले हैं, है ना। देखिए सब चीजें समाज के अंदर, इस जगत के अंदर चल रही होती हैं, आपका हस्तक्षेप उसमें परिवर्तन लेकर आता है। तो इस प्रपोजल में ऐसा क्या है
जो आप नया करना चाहते हैं, जो कि इनोवेटिव होगा, ठीक है, व्हाट यू आर टू डू, द प्रपोज्ड इंटरवेंशन होता है आपका, ये चीजें सिर्फ समावेशित करनी होती हैं इस कवर लेटर के अंदर। याद रखिएगा, कवर लेटर को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, कवर लेटर ही मेन चीज होती है, जो आपका एक तरीके से आईना होता है, आपके शरीर के कपड़े हैं ये। आपके प्रपोजल जब आप सबमिट करते हैं, आपके एप्लीकेशन, अगर आप अपने अपने एप्लीकेशन को एक जीवंत चीज मानिए, तो समझ लीजिए कि एक जैसे व्यक्ति के शरीर पे जो कपड़ों की वैल्यू होती है, वही आपके प्रपोजल के अंदर आपके इस कवर लेटर की वैल्यू होती है। बिना कपड़ों के आप कैसे लगेंगे किसी के सामने जाएंगे, तो वैसे ही बिना, या खराब कपड़ों में आप कैसे दिखेंगे, तो ऐसे ही बिना कवर लेटर या बिना आपके जो है खराब कवर लेटर के साथ आपका प्रपोजल कैसा होगा, ये आप समझ सकते हैं कि फटे नुचे बेकार कपड़ों में आपके आपके प्रपोजल की क्या वैल्यू होगी। ये बड़ी प्यारी सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। यहां तक समझ में आ गया है सभी को कि कवर लेटर के अंदर क्या क्या चीजें जो है डाली जाती हैं? अगर समझ में आ गया, फटाफट यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। इतनी चीज अगर समझ में आ गई है तो फटाफट यस टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब बात करते हैं इस लेटर को जारी कौन करता है। कई बार हम यहां गलती कर देते हैं। जो हम कवर लेटर हम इशू करते हैं, इस कवर लेटर को जारी कौन करता है, इसकी बात आती है सबसे बड़ी। तो याद रखिएगा, इस कवर लेटर को कुछ ही लोग हैं जो जारी कर सकते हैं, क्योंकि ये कवर लेटर दो तरीके से तैयार होता है। या तो ये जनरल पेपर पर तैयार होता है, या फिर ये आपके लेटर हेड पर तैयार होता है। तो ऐसे में दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लिख लीजिए कौन कौन इस कवर लेटर को साइन करेगा। ये जब कवर लेटर तैयार करते हैं तो लास्ट में हमें साइन करना होता है ना, तो साइन कौन कौन कर सकता है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ट्रस्टी, लिख लीजिए फटाफट। चेयरमैन और ऑफ द बोर्ड ट्रस्टी। आपका जो बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, या संस्था आप जब बनाते हैं, तो आपकी जो कार्यकारिणी है उसमें एक आपका जो है चेयरमैन होता है। प्रेसिडेंट या चेयरमैन एक ही शब्द होता है, याद रखिएगा। कुछ लोग प्रेसिडेंट बोल देते, कुछ लोग चेयरमैन बोल देते हैं। तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ट्रस्टी, या तो ये व्यक्ति साइन कर सकता है। अगर आप सेक्शन 8 चला रहे हैं, तो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि जो मेन डायरेक्टर होते हैं आपके संस्था में, वो चला सकते हैं, वो इसको साइन कर सकते हैं। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ट्रस्टी, लिख लीजिए। ट्रस्ट अगर आपकी है तो आपके जो चेयरमैन हैं वो साइन करेंगे। अगर आपकी सोसाइटी है तो आपके प्रेसिडेंट साइन करेंगे इस कवर लेटर को। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अगर आपकी ट्रस्ट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो होते हैं आपके, उनका चेयरमैन साइन करेगा इसको। अगर आपके यहाँ पर सोसाइटी है तो आपके प्रेसिडेंट साइन करेंगे इसको। अगर आपके यहाँ पर सेक्शन 8 है तो आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साइन कर सकता है इसको। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, यानी कि किसी भी संस्था में मान लीजिए अध्यक्ष वध्यक्ष कहीं गया हुआ है, डायरेक्टर कहीं गया हो, तो जिसको आपने सेक्रेटरी की पोस्ट दे रखी है, वो साइन कर सकता है इसको। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। इसके अलावा प्रोजेक्ट हेड, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हेड बनाए हुए हैं आपके उस प्रोजेक्ट के लिए, वो साइन कर सकते हैं इस कवर लेटर को।
या इसके अलावा अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी साइन किया हुआ है अपने लिए, मान लीजिए आपने किसी कंसल्टेंट को, है ना, किसी सीए को, या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सब कंपनी से बात करने के लिए, है ना, या इस टाइप की कोई एक्टिविटी के लिए अगर आपने किसी को अपॉइंट किया हुआ है, तो उस ऑथराइज सिग्नेचरी को अपने नाम और अपने पद की सील के साथ इसे साइन करना होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसे साइन करने के लिए ऑथराइज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर ये बात क्लियर है आपको तो क्लियर लिख दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में। अगर ये बात आपको क्लियर है तो फटाफट चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये होती है बात। मैं अभी के लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा क्योंकि आज आपका सेशन बहुत ही लेट शुरू हुआ कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। इसलिए आपका जो समय है वो आगे 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि हमारा जो सेशन है वो 2 मई तक कंटिन्यू चलेगा। अभी जो साथी आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पाए थे, उनको बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज कल से जब हम सेशन को वापस रिपीट करेंगे तो ये सारी जानकारी आपके साथ वापस शेयर की जाएगी, कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं। और हम कल फिर से जुड़ते हैं सेम 8 o'clock। आपके जो संबंधित ग्रुप्स हैं उसमें वो लिंक आ जाएगा आपके पास, क्योंकि अभी राइट 1 मिनट के बाद नई मीटिंग शुरू होनी है हमारी क्राउड फंडिंग से संबंधित। तो जो भी साथी उसमें आना चाहें, सीखना चाहें, मैंने उनके लिए लिंक यहाँ पर शेयर कर दिया है, तो चैट बॉक्स में आप जाकर उस लिंक को ले सकते हैं। अब मैं फिलहाल आज के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि विद इन कुछ सम सेकेंड्स मेरी न्यू क्लासेस शुरू हो रही हैं। और यकीन मानिए कि आपके समय का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हम आपकी क्लासेस को 2 दिन और एक्सटेंड कर चुके हैं। जब भी हमसे ऐसी कोई त्रुटि, हमारी टीम से ऐसी कोई त्रुटि होगी जहां पर आपके एक पल का भी नुकसान होगा तो उसकी पूरी भरपाई आपको की जाएगी। हम यहाँ से बिना प्रपोजल राइटिंग सीखे इस सेशन को नहीं बंद करने वाले हैं, चाहे 2 अप्रैल की जगह, 2 मई की जगह हमें इसे 5 मई तक कंटिन्यू करना पड़े, चाहे 10 मई तक कंटिन्यू करना पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से धैर्य और विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ हर पल नया सीखते रहेंगे। इसी के साथ सभी दोस्तों को शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।